सभी दोस्तों को जय माता जी की। शायद नेट कमज़ोर है ऐसा लग रहा है मुझे। भूपेंद्र क्षत्रिय जी, कमलेश शर्मा जी, जय माता जी की। दोस्तों, जो दोस्त अब आएंगे इस प्रोग्राम में लाइव में, उन सब के लिए जय माता जी की। दोस्तों, जैसा कि लाइव आते हैं तो सबसे पहले कुछ लोगों का साधुवाद करना ज़रूरी है। ये एक अपनी परंपरा उन्होंने बना ली है, क्योंकि चाहे समाज की बात हो चाहे देश की बात हो, अच्छे लोग हर जगह हैं और वो जो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उनको जितेंद्र शेखावत जी, जय माता जी की भाई साहब, तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले भैया जी को प्रणाम, उदय प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब, जय माता जी की। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी का एक साधुवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो कोरोना से लड़ने वाले योद्धा हैं हमारे, अगर उनमें से दुर्भाग्यवश किसी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजे की, एक प्रकार से, या इंश्योरेंस कह सकते हैं उसको, मुआवजे की घोषणा उन्होंने की है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि पहले एक बार मैं लाइव आया था तो अब मैंने निवेदन किया था कि सरकार की ओर से जो डॉक्टर्स हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं समाज के अंदर, हर गली से, हर मोहल्ले से कचरा लगातार उठाते आ रहे हैं 3 महीने से, जल सप्लाई के हैं, विद्युत सप्लाई के हैं, ये जितने भी विभाग इस तरह के हैं जो जन सेवाओं से जुड़े हैं, तो इनका कोई भी कर्मचारी अगर इस समय कोरोना के कारण एक्सपायर होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 50 लाख रुपए की घोषणा की है, तो 50 लाख रुपए की घोषणा केंद्र सरकार भी कर सकती है। मोदी जी से यह आग्रह निवेदन है। यहाँ ये बात करनी फिलहाल मैं उचित नहीं समझता कि कोरोना क्यों आया, कैसे आया, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, उस मैटर के ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा। और ना ही मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोरोना किसने फैलाया और किसने नहीं फैलाया, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो कोरोना योद्धाओं के बारे में बात बताई है। दूसरी बात है कि आम जन में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना के कारण एक्सपायर होता है उसको मुआवजा मिले, प्लस जो पीड़ित हैं, कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं, 15 दिन महीना जो बीमार रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजे की वो होनी चाहिए, क्योंकि ये विपत्ति एक ऐसी है जो शताब्दी में एक बार आई है, ये मान लीजिए। तो जो परिवार इसमें ख़त्म हुए या जो परेशान हुए इस बीमारी की वजह से, तो उन परिवारों को जो क्षति हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, जनता से ही वसूलती है सारा सरकार, चाहे गरीब हो अमीर हो। गरीब आदमी भी अगर साबुन की टिकिया खरीदता है तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स सरकार को देता है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, कि मुआवजा बहुत ज़रूरी है, हर हाल में सरकार को देना होगा। तो इसके लिए निवेदन पर निवेदन होते रहेंगे, और ऐसा नहीं चाहते इसके लिए कभी आंदोलन करना पड़े, हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन इसके लिए लड़ाई या इसके लिए निवेदन लोकतांत्रिक रूप से ज़रूर होंगे, हमेशा होंगे, जब तक कि सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। सबसे पहली बात ये है। तो अशोक जी का बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, एक हमारे यहाँ भादरा के विधायक हैं बलवान पूनिया जी, मैं उनका साधुवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ उठाई है माननीय अशोक गहलोत जी से कि प्रदेश के जो पत्रकार हैं, अगर वो कोरोना से पीड़ित होते हैं या ऐसी दुर्घटनावश उनकी मौत होती है तो 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए उन्होंने निवेदन किया है राजस्थान की सरकार को। तो सभी पत्रकारों का 50 लाख का बीमा करने की उन्होंने जो एक मांग रखी है वो बहुत अच्छी मांग है। उनका मैं मेरे निजी तौर पे, मेरे जितने भी पत्रकार बंधु उन सब की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनका बहुत बहुत हम भी आग्रह करते हैं, बलवान जी का साधुवाद, और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करे।
तीसरा साधुवाद मैं हमारे जो पड़ोसी राज्य हरियाणा है, सिरसा विधानसभा के विधायक हैं माननीय गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा काम किया अभी कि वहाँ के जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी पत्रकार हैं उन सब का 15-15 लाख रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस अपने लेवल पे करवाया है, और सबके इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ भी ऐसा जानकारी में आया है कि उन्होंने उनको दे दी है पत्रकारों को। और वहाँ के जो स्थानीय सिरसा के जो सफाई कर्मी हैं उन सब का 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी उन्होंने करवाने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे जो योद्धा हैं, जो भामाशाह हैं, जो आज इस विकट स्थिति में समाज के सामने खुल कर के आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। गोपाल कांडा जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। एक मैं छोटा सा निवेदन और मेरे सभी दोस्तों को करना चाह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, जो ये इस स्थिति है इसमें क्या है कि सामाजिक संस्थाएं हैं या जो आम आदमी है वो सभी की अपने अपने लेवल पर जितना कर सकता है, जितना वह समझता है उतनी सहायता कर रहा है। हमारा फ़र्ज़ कुछ जीव जंतुओं के प्रति भी है। तो आपके नज़दीक में कोई भी जीव जंतु हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, तो उनको जहाँ तक हो थोड़ा सा डेली नियमित रूप से कुछ ना कुछ चुग्गा दाना वगैरह, पानी वगैरह उनके लिए ज़रूर व्यवस्था कीजिए। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी हमारी प्रकृति का, हमारे जीवन का हिस्सा है। अब दोस्तों, मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से हमारी सरकारों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें ये है कि हमारे राजस्थान में 2017 के अंदर एक हत्याकांड हुआ था। आनंदपाल सिंह जी का हत्याकांड हुआ था। सभी जानते हैं कि आनंदपाल सिंह जी एक अपराधी किस्म के व्यक्ति, उनका एक चरित्र रहा जैसा कि जानकारी में आया। लेकिन वो जो उनका अपराधीकरण हुआ, जो वो ये जानकारी में आया है कि वो राजनीतिक अपराधीकरण था उनका, राजनीतिवश उनका वो अपराध की दुनिया में आए। बेसिकली वो बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, उनके गोल थे बहुत अच्छे अपने जीवन के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन वो राजनीति में आने का उनका मंशा थी। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अभी जस्ट देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का न्यूज़पेपर है। उस समय आनंदपाल जी की जब हत्या हुई, ये है आपका बुधवार 5 जुलाई 2017 का अखबार है ये। तो इसमें क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण में मिल सकती है सीबीआई जांच का आदेश, ये इसकी टाइटल न्यूज़ है। और इसका जो सब टाइटल है इस न्यूज़ का वो ये है, आनंदपाल सिंह की दबंगता व लोकप्रियता तथा जातीय ध्रुवीकरण को आगामी विधानसभा चुनावों में माना गया बाधा। यानी कि ये प्रमुख कारण, जो हमारा पूरा एक एनालिसिस है, पूरा अखबार इसी चीज़ से, आनंदपाल जी की खबर से ये भरा हुआ है, पूरा एडिशन इसका। ठीक है, अंदर भी है इसकी न्यूज़ की वगैरह, ये है जैसे ये टाइटल आप देख सकते हैं, क्या टाइटल है ये। ठीक है, इसी तरह से इससे नेक्स्ट जो एडिशन आया था उसमें भी यही थी, संगठित अपराध सिस्टम पुलिस के लिए चुनौती, लेकिन संगठित अपराध सिस्टम को पुलिस अपना ले तो चुनौती किसकी, ये इसका टाइटल और सब टाइटल है। ये भी आनंदपाल जी के ऊपर ही सारी कवरेज है इसके अंदर, पूरे अखबार के अंदर, फ्रंट पेज पूरा इनका। और इसके अंदर ये एक प्रकार से साबित भी किया है हमने कि आनंदपाल सिंह जी का इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है, सबूत के साथ में हमने प्रकाशित किया है इसमें। दोस्तों, इस मैटर को अभी जैसे 2-4 रोज़ पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि आनंदपाल सिंह जी का और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी का और कल्प वृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज जी की जो हत्या हुई है पालघर में भी, इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पालघर मामले में जो है बॉम्बे पुलिस, जो क्राइम ब्रांच है बॉम्बे पुलिस की, वो उसकी जांच कर रही है। और मैं कुछ हद तक जितना मेरी जानकारी है उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि बॉम्बे की जो पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो जांच के मामले में बेहतर है, ऐसा मेरा एक थोड़ी बहुत जानकारी जो इधर उधर से रहती है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि निष्पक्ष जांच जरूरी है।
मैं फिलहाल आनंद पाल जी की बात बाद में करता हूँ, पहले उसी बात पे पालघर के मामले पे आ जाता हूँ कि देखिए हम सब ने एक वीडियो देखे हैं उसके, उस हत्याकांड के, जो बहुत सार्वजनिक हो चुके हैं। उसमें जिसने वीडियो बनाया उस वीडियो में ही वो चाहे मुश्किल से शायद 1 मिनट के करीब है शायद, या इससे भी कम समय हो सकता है, उतनी देर का वीडियो है। जिसने भी वो वीडियो बनाया है वो एक सूत्रधार हो सकता है इस हत्याकांड का। वो उनकी हत्या जो हुई है बिल्कुल सुनियोजित है, और उसका लक्ष्य भी जो प्राइमा फेसी जो जानकारी में आ रहा है वो ये आ रहा है कि दंगे भड़काने के लिए शायद ऐसा किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, सब कुछ हुआ है, बाकायदा पुलिस ने उनको सुपुर्द किया है एक प्रकार से, ऐसा लगता है। तो उस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, चाहे वो बॉम्बे की, महाराष्ट्र की आपकी क्राइम ब्रांच करे और चाहे सीबीआई करे। ये तो है पालघर की बात। और उसके जस्ट बाद में जो बीजेपी आईटी सेल ने जिस तरह से खबरें प्रचारित की, तो वो भी उसकी एक कड़ी का हिस्सा है वो। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, तो इसका होना चाहिए। दूसरा, जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी हैं, उनका जो मामला है उसमें जिस तरह की स्टोरी बताई गई है कि अंकित शर्मा जी शाम को 5 बजे करीब घर से बाहर निकले, गली में आए, गली के बाहर मतलब निकले वो, उनके कभी दो बताते हैं कभी 3 बताते हैं दोस्त उनके साथ में थे, अंकित शर्मा जी बीच में थे। तो भीड़ की तरफ से पत्थर आया, जैसा कि उनकी बातों से बता रहा हूँ मैं, जिस तरह ये सोशल मीडिया पे और जिस तरह से घटनाएं बताई गई उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं, कि अंकित शर्मा जी बीच में खड़े थे, उनके पत्थर सिर में लगा और वो गिर गए। गिरने के बाद में पहले ये कहा 4-5, बाद में कहते 7-8 लोग आए एक तरफ से, और वो अंकित शर्मा जी को घसीट करके ले गए या उठा करके ले गए। और उसके बाद में उनका अगले दिन नाले के अंदर शव पाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सारी बातें ही संदिग्ध हैं। पहली बात तो ये है कि दोस्त साथ में खड़े थे और अंकित शर्मा जी जो बीच में खड़े थे उनको पत्थर लगा है और पत्थर की चोट से वो नीचे गिर गए हैं। तो वो दोस्त खड़े क्या कर रहे थे? वो भाग गए। वो अंकित शर्मा को गली में नहीं ले जा सके, लेकिन दूर से कोई चल के आते हैं और वो अंकित शर्मा जी को ले जाते हैं। अंकित शर्मा एक आईबी ऑफिसर रहे हैं, इंटेलिजेंस के रहे हैं, और जो लोग इंटेलिजेंस में और इसमें काम करते हैं उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और जो मुलजिम पुलिस ने दिखाया करीब 10-12 दिन बाद में, उसकी फोटो मेरे पास सेफ पड़ी है, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, पुलिस ने जिसको पेश किया वो व्यक्ति। अच्छा देखिए प्रचारित क्या किया इन्होंने, तुरंत प्रचारित क्या हुआ नेक्स्ट डे कि 400 चाकू के घाव लगे। अब बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हुई भी नहीं और उससे पहले वो कहते हैं जी 400 चाकू लगे। गिने किसने है 400? ये बात ठीक वैसी है जैसे बालाकोट में हमला हुआ था, कोई डेड बॉडी पता नहीं, कोई कुछ नहीं, 300 मर गए जी, 400 मर गए जी, 250 मर गए जी, 350 मर गए जी। इसी आईटी सेल ने प्रचारित किया था, और यही आईटी सेल ने प्रचारित किया 400 चाकू लग गए। यानी कि इनकी मानसिकता में कंपैरिजन देख सकते हो आप आसानी से। और जैसा मुलजिम पुलिस ने दिखाया है, वो मुलजिम ऐसा है कि अगर उसको ये कहा जाए कि तू इस तकिए के अंदर 400 बार चाकू मार दे, तो मैं दावे से कहता हूं वो 400 बार नहीं मार सकता, उसकी फिजिकल फिटनेस ऐसी है ही नहीं। और वैसा व्यक्ति एक आईबी ऑफिसर का कत्ल कर दे, ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। मतलब ये है मेरी बात का कि अंकित शर्मा जी की एक सुनियोजित हत्या हुई है। कारण क्या रहा वो जांच जाने, या अंकित शर्मा जी जाने, या भगवान जाने। और दूसरी बात कि उसको किस तरह से प्रचारित किया है, ये एक मैटर है जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। रही बात आनंद पाल जी की, जो मैं बात कर रहा था शुरू में, कि आनंद पाल जी से सबसे बड़ी जो हमदर्दी का कारण है, जिस मैटर को मैं आज फिर से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, कि उनको कोई व्यक्ति, कोई दबंग व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहे तो क्या उसका कत्ल करवा दिया जाए? जो सबसे बड़ा कारण है, आनंद पाल जी की जो इनकाउंटर बता रहे हैं, जो कथित रूप से, जो हमारी जांच है, हमारी समझ है, जो हमें लग रहा है वो एक मर्डर है, हम उस बेस पे ये बात कह सकते हैं। तो उसकी एक वो मर्डर है या एनकाउंटर है, वो
उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है कि राजनेता, चाहे वो कोई इकलौता अपने आप में स्वयंभू हो या वह किसी पार्टी से संगठन की सामूहिक बात हो, किसी की भी राजनीतिक हत्या अगर होती है तो उसकी जांच होनी, उनको अंदर ठोकना बाकी। ये किसी मामले में कोई देश का नेता जेल नहीं जा सकता, ये मान के चलो आप। एक आधा कोई अपवाद छोड़ दो आप, बाकी वो भी जब दूसरी पार्टी जब चाहेगी तब किसी को अंदर कर सकती है। बाकी राजनेता जेल में नहीं जाते, अगर जाएंगे तो किसी मर्डर के केस में ही जाएंगे, बाकी किसी काले धन में या किसी और मामले में, भ्रष्टाचार में ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ एक मैटर जो ओम प्रकाश चौटाला जी का है, चौधरी साहब का, वो एक राजनीतिक मामला है, भ्रष्टाचार है। मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और कारण से अंदर हैं। वो अकेले उस भ्रष्टाचार का मैटर नहीं, उसके साथ में भी 2-3 कारण है जिस कारण वो जेल में है। तो राजनेताओं के अंदर जो आपराधिक राजनीति की संरक्षण में, उसकी आड़ में जो अपराध करने की जो इनकी एक मंशा है, आज सरेआम देखो देश के अंदर क्या चला है, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारे बाप का राज है गोली। तुम स्टील बॉडी पैदा की है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को, हैं फौलाद के बने हो क्या भाई? दूसरों के गोली मार दोगे तुम्हारे कुछ नहीं होगा। ऐसी फालतू की बातें, ऐसी वाहियात बातें किस आधार पे कर रहे हैं ये लोग? राजेश यादव जी, राधे राधे भाई साहब, जय माता जी की भाई साहब। हाँ, मौसम की गड़बड़ आपके है, यहाँ भी कुछ लग रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क कट रहा है बार बार। तो ये मैटर है दोस्तों, इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ये जनता और राजनेता के बीच में जो विपरीत रिलेशन है, ये बात उस पर है। तो वो विपरीत रिलेशन जनता नेताओं को इसलिए नहीं चुनती कि वो जनता का खून पिएं, जनता को मारें, जनता का शोषण करें और जनता बोले भी ना। ये माहौल जो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है वो नियंत्रित करना ज़रूरी है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। क्योंकि शिव खेड़ा जी कहते हैं कि अगर आप खामोश रहते हो, आपके पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है, आप खामोश हो रहे हो, रहते हो, तो इसका मतलब अगला शिकार आप ही हो उसके। आप ये मत समझिए अपने आप को, भेड़ मत लीजिए कि आपको कोई पीछे से खा जाए या पड़ोसी को कोई पीछे से खा जाए और आपके मुंह से आवाज़ ना निकले। ऐसी भेड़ नहीं बनना। ऐसी भेड़ बनना था तो आप भेड़ ही बन जाते, आपको इंसान बनने की जरूरत क्या थी? तो एक बात तो ये। अब देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात पर आते हैं। अब जैसे होना तो ये चाहिए था कि चलो जो मजदूर जहाँ फंसे थे उनको, मैंने जैसे पहले एक बार आया था करीब महीना 1.5 महीने पहले, जब मैंने कहा था भी ट्रेन चला देनी चाहिए, उनको सभी गंतव्य स्थानों पे उनको भेज देना चाहिए। उस समय गरीबों में कोई कोरोना वरोना नहीं था, वो स्टेज ऐसी थी, समय ऐसा था। वो फिलहाल जो है, जो मजदूर जहाँ फंसे हैं, अब इसके ऊपर कशमकश चल रही है राज्य सरकारों की। एक सरकार कह रही है कि मैं लाना चाहती हूँ, दूसरी सरकार कहती है मैं नहीं लेना चाहती। आप बुला रहे हो या भेज रहे हो तो हम ले नहीं रहे, ऐसे अपनी करें। तो ये कंट्रोवर्सी जो इनके बीच में एक फुटबॉल का सा मैच चल रहा है मुख्यमंत्रियों के बीच में, वो एक कुल मिला के सही नहीं लग रहा। वो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए फिलहाल जो वर्तमान स्थिति के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मजदूर जिस भी राज्य में हैं, तो वो सब मजदूर उसी राज्य में, चाहे खेती बाड़ी से हो, चाहे लघु उद्योगों से हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हों, वो वहीं पर काम लगे हुए थे। तो सरकार को औद्योगिक इकाइयों से और उनसे सबसे डाटा लेकर के उनका और उनको वापस पुनर्स्थापित कर देना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए आपने इन मजदूरों को, दिल्ली वालों को बिहार भेज दिया, झारखंड भेज दिया, उत्तर प्रदेश भेज दिया, पंजाब से कहीं भेज दिए, या अगर इनको सबको अपनी अपनी जगह पर अब आज की स्थिति में अगर भेज दिया, तो मान के चलिए कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ वो काम करते थे, चाहे वो खेती बाड़ी का कोई भी, वो काम सारा का सारा दुष्प्रभावित होना तय है, उसमें रुकावटें आना तय है। और जब उत्पादन नहीं होंगे, काम नहीं होंगे, तो आर्थिक ढांचा तो बिगड़ेगा ही। बिगड़ तो चुका है, बिगड़ नहीं चुका, बर्बाद हो चुका है, ठप हो चुका है। तो उसको पटरी पे लाना भी बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को फिलहाल इस मामले में बहुत ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारों को अगर कुछ करना है तो, और नहीं ऐसे ही अगर बातें करनी है, जनता के बीच में शोर मचाना है, क्योंकि कोरोना से मान के चलिए नेताओं का तो कुछ बिगड़ता नहीं, सरकारों का कुछ बिगड़ता नहीं। बिगड़ेगा किसका? आम जनता का, गरीब का, या जो बेचारे हमारे योद्धा हैं कोरोना के, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कोई भी है,
या उनको प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। दूसरी बात, जैसे लोग बातों बातों में एक बात बहुत वो प्रचारित करते हैं, बातें करते हैं, आम चर्चा में बात करते हैं, राजा महाराजाओं की बुराई करते हैं, राज में ऐसा होता था, राजाओं के राज में ऐसा होता था। देखिए, जितनी जानकारी मेरी है आपकी भी लगभग उतनी ही जानकारी है कि राजा महाराजाओं का जो पीछे जो काल रहा है, उस समय में अकाल बहुत पड़ते थे, औद्योगिक क्रांतियां नहीं थी, वहाँ खेती डेवलप नहीं थी, नहरें नहीं थी, सिर्फ बरसात के ऊपर खेती होती थी, और उस जमाने में बीमारियां भी होती थी और अकाल भी लंबे लंबे पड़ते थे। और उन स्थितियों में वो जो राजा होते थे वो जनता को भी बचाते थे अकाल से, और साथ में जो बाहरी आक्रमणकारी होते हैं दूसरे राज्यों के या विदेशी हमलावर, उनसे भी जनता को बचाते थे। तो वो राजा, सोचो उनकी कैसी व्यवस्था होती थी उस समय। और हमारे यहाँ जो ये राजा बने घूमते हैं, चाहे प्रधानमंत्री लेवल पे हों, चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हों, इनकी 1 महीने में सांसें फूल गई। और फूल क्या गई, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, सांसें तो जनता की फूली है ना। ये 1 महीने का पूरी इन्होंने 70 साल से देश का ये जनता से खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। और 1 महीना हमारे देश की जनता को, वैसे तो पूरे विश्व की बात है, लेकिन हमारे देश की जनता को जब जरूरत पड़ी तो नेता, वो जैसे देसी भाषा में कहते हैं भ्यां बोल गए। भ्यां का मतलब होता है दोनों हाथ ऊपर करके हार स्वीकार कर लेना, या मुर्गा बन जाना कान पकड़ के, वो भी टांग के नीचे से ऐसे हाथ निकाल के ना, जो कान पकड़ने वाला मुर्गा होता है उसको भ्यां बोलना बोलते हैं। या दूसरे तरीके से बताता हूं, जब कोई कुत्ते के पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और वो पूंछ दबा करके भागता है ना, जब, उसको भ्यां बोलते हैं। ये हालत 1 महीने के भीतर हमारे देश के नेताओं की हो गई इस कोरोना के कारण। और बात करते हैं कि जी राजाओं का समय बहुत बुरा होता था, लोकतंत्र हमारा बहुत अच्छा है, ये नेता लोग प्रचारित करते हैं ज़्यादा। तो ये इनको पता होना चाहिए कि राजाओं की और तुम्हारी औकात में कितना फर्क है। एक जो है कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कोरोना के इस समय में, इसमें देखो जो हमारी जो सामाजिक ढांचा है हमारे देश का, और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश है हमारे जो देश में, वो ग्रामीण परिवेश ही है जिसने कोरोना में जनता को बचाया है या बचा रहे हैं। लोग रोटी, आटा, दाल, चावल वगैरह सामान किट बना करके, कुछ लोग रोटी सब्जी बना करके घरों में, या जो आश्रय स्थल हैं या जो बाहर से आए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कल्चर है हमारे देश का, ग्रामीण परिवेश का, ये बहुत ही आज वंदनीय है प्रत्येक भारतवासी के लिए। और हमारे देश के जो एक नरम और खुश हृदय जो जनता है, जो आज इसकी सेवा में लगी है, उसकी कितनी तारीफ की जाए, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये हमें थोड़ा सा इसको, क्योंकि निरंतर रखना पड़ेगा, ये लंबे टाइम चलेगा अभी, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी जो प्रशासन है, वो इसमें सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके और ऐसी एक योजना बनाए जिसमें निरंतरता बने, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। अभी राज्य सरकार से जो सहायता मिलती है वो भी उनके बीच में तालमेल बैठना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार सहायता भेजती रहे और वो कागज़ों में उस पैसे को पूरा एडजस्ट कर दिया जाए, और वो दूसरी तरफ से सामाजिक संस्थाएं भी, एक लिमिट है, उसके बाद में वो भी काम करने में असमर्थ हो जाएंगी। तो ऐसा न हो कि सामाजिक संस्थाएं परास्त हो जाएं या कमज़ोर पड़ जाएं और प्रशासन सामाजिक संस्थाओं की आड़ में पैसा खा जाए, या प्रशासनिक के कुछ लोग ऐसा कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह पूरी तरह से मुस्तैदी रखनी बहुत ज़रूरी है। पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि वो इन बातों के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें। अब देखिए, आज जो स्थिति है, औद्योगिक उत्पादन ठप है, हमारा व्यापार ठप है, हमारे बेकारी, बेरोजगारी, मजदूरी, ये अपने शीर्षतम स्तर पे आ चुकी है। और एक घटना जो अभी वो कहते हैं कोड में खास वाली बात है कि कोरोना की महामारी तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई,
ऊपर से हमारे देश के अंदर जो एक घटिया राजनीति पिछले 6 साल से निरंतर चल रही है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, वो आज भी बंद नहीं है। इतनी बेशर्मी से चला रहे हैं ये लोग। दूसरों को गद्दार बोलते हैं, गद्दारी देश से खुद कर रहे हैं ये। इन्होंने इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर दिया कि जहाँ मुस्लिम देशों के अंदर हमारे भारत के लोग जो दशकों से काम कर रहे हैं, वहाँ रुपया कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी तरह सेटल हैं, उनके लिए इन लोगों ने समस्या पैदा कर दी। तो वहाँ के देश एक तरफ कोरोना से, दूसरी तरफ ऐसी हरकतों से परेशान हैं, तो वो कब हमारे लोगों को वापस भेजना शुरू कर दें, जो कि निरपराधी हैं, जो निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्लेप हैं, जो जिनका कोई दोष नहीं है। शरारती तत्व, शैतानी पैदाइशें तो बहुत कम हैं, लेकिन उसका खामियाजा अच्छे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वो लोग भी हमारे देश में आएंगे, वो भी बेरोजगारी बढ़ाएंगे, यहाँ पे अराजकता भी बढ़ाएंगे, जो अराजक टाइप के हैं वो। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई है ये, कि इन सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट करें। औद्योगिक इकाइयों के बारे में भी है, सबके बारे में भी है। सरकार को आगामी जो मार्च 2021 है, तब तक के लिए भोजन, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता और रोजगार, इसके ऊपर बहुत व्यापक स्तर पे, केंद्र सरकार से तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, राज्य सरकारें कर सकती हैं ये काम, और करना चाहिए राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार तो फेंक सकती है अगर लपेटने वाला कोई हो, तो लोग लपेट लपेट के थक चुके हैं। तो इसके ऊपर योजनाएं बनानी जरूरी है, क्योंकि 1 साल तक की सारी व्यवस्था निश्चित रूप से चलेगी। इसके बाद में एक बात और है कि अभी जो सीज़न चल रहा है फिलहाल खेती का, उसमें गेहूं की पैदावार आई है मार्केट में यानी कि किसानों के पास आई है और मार्केट में आ रही है अब। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक परिवार के हिसाब से, सदस्यों के हिसाब से एक आंकड़ा बना ले, एक पैमाना बना ले, उस हिसाब से डायरेक्ट जो है, या तो किसान के खेत से और चाहे धान मंडी से, अनाज मंडी से, निश्चित हिसाब से वो सप्लाई वहीं की वहीं लोगों के स्थानीय और जो एरिया जहाँ तक वो कवरेज कर सकती है उस एरिया तक उसको पहुँचा दे, घर से डोर टू डोर, जिससे कि एक तो उसके भंडारण का और वो एक्स्ट्रा खर्चा जो लगता है ठेकेदारी पे वो करवाना पड़ता है, ठेकेदारी तो इसमें भी करनी पड़ेगी खैर, तो भंडारण वाला वो उससे बेहतर है कि जनता को रोटी तो देनी पड़ेगी सरकार को। ऐसे थोड़ी सरकार लॉकडाउन भी कर दे और लोगों को खाना भी नहीं दे, रोटी अनाज भी ना दे, अनाज तो देना पड़ेगा सरकार को। तो ये एक अवसर है कि अगर इस पर त्वरित रूप से कोई अच्छा प्लान बनाए सरकार, तो इससे सरकार को भी फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है और आसानी भी है। तो ये है। और रही बात आपके जो ये भंडारण की बात, गेहूं के भंडारण की बात है, वो आप अगर मोस्टली जो समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इन बातों को जानते हैं कि भंडारण के अंदर घपले किस तरह से होते हैं हमारे देश के अंदर। बहुत बड़ा विषय है, मैं उसके ऊपर फिलहाल बात नहीं करता। तो ये एक इस तरह से सप्लाई की योजना सरकार को बनानी चाहिए, तुरंत बनानी चाहिए। एक सरकार ने क्या किया पिछले 6 साल में, देखिए 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ का जो लोन मिलता है वो पीएमओ की शय के बगैर नहीं मिलता। बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ मैं आपको। कोई ऐसी हिंदुस्तान के अंदर औद्योगिक इकाई नहीं है, कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है जो अपने लेवल पे 500 करोड़ या 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ का लोन बैंक से स्वीकृत करवा ले। ऐसा कोई नहीं है, पीएमओ की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं होता। इतनी राजनीति मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। बैंकों ने अगर ऐसी पॉलिसी बनाई होती कि आम जनता को, जैसा आज मैंने एक पोस्ट डाली है, हमारे देश के अंदर ITI है, खेती से जुड़े है, फूड प्रोसेसिंग का है, डेयरी फार्मिंग का है, इस तरह के न जाने कितने तरह के जो डिग्री डिप्लोमा हमारे जो युवा लिए बैठे हैं आज, सिर्फ उनके पास कागज़ हैं और एक शैक्षणिक योग्यता है उनके पास, लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो सरकार को तत्काल ऐसे प्रत्येक बेरोजगार को, जो इस तरह से बेरोजगार है, जो आवेदक बनता है, उनको लोन की व्यवस्था करवाए ताकि वो अपना अपना काम शुरू कर दें। हमारा देश लघु उद्योग के बगैर, कुटीर उद्योग के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। ठीक है, उसमें अपनी नई तकनीक से उसमें काम किया जाए।
तो हमारे बेरोज़गार लोगों को, युवाओं को लोन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो काम कर सकें। और अगर ये व्यवस्थाएं सरकारों ने पहले से अच्छी तरह से बनाई होती तो चाइना की कोई हैसियत नहीं है कि वो हमसे आगे निकल जाए। हमारे यहाँ प्रतिभाएं ऐसी हैं देश के अंदर, लेकिन प्रतिभा करे क्या जब सरकार में कमियाँ हों। जितनी एक से एक सरकार में कमियाँ आती हैं। सरकार को अगर कुछ करना है तो इस विषय पे काम करना चाहिए इसको। और एक बात जो मैं पुनः रिपीट करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कोविड-19 के जो शिकार लोग हैं उनको मुआवजा सरकार ज़रूर दे। इसमें बहानेबाजी सरकार जो कर रही है, कभी कहती है जी इन्होंने, यानी कि जो पीड़ित है पीड़ित को ही आरोपी बनाने की कोशिश करती है सरकार। अपनी गलतियों पे, खामियों पे नहीं देती ध्यान। टेस्टिंग नहीं हो रही, इलाज नहीं हो रहे, चाहे गुजरात का मामला हो चाहे कहीं का भी मामला हो, तो ये स्थितियां सरकार की नाकामियां हैं। सरकार को ये मुआवजे देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। दोस्तों, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो ये अपनी राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी है, राजनीति में आए हैं, राजनीति करना ही है अपने को, बशर्ते कि सब कुछ आगे अच्छा चलता रहा। तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार कैसे क्या करना चाहती है, इसके जो ताश के पत्ते हैं वो बड़े भयंकर रूप से खुलते हैं। तो भविष्य क्या होगा, कैसे होगा देश का, पता नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का विस्तार अब करना जरूरी हो गया दोस्तों। और उसके लिए क्या है कि देश भर से, प्रत्येक राज्य से कम 5 लोगों का पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में चयन किया जाएगा। इन 5 में एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा, एक को संबंधित राज्य में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, एक को उपाध्यक्ष, एक को प्रदेश महासचिव और एक को प्रदेश कोषाध्यक्ष। इन 5 लोगों को इस तरह से चयनित किया जाएगा पूरे देश से। करीब 150 लोगों का इस तरह से चयन किया जाएगा पूरे देश में राष्ट्रीय परिषद के लिए। और इन सब जो लोग इसके इच्छुक हैं, देखिए मेरे से सोशल मीडिया से और हर तरह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। और उनमें कितने किस पार्टी के भक्त हैं या इन्फॉर्मर हैं वो एक अलग बात है, कितने सही हैं वो एक अलग बात है। तो जो लोग हैं उनको, जो इसके इच्छुक हैं, मैं उनसे 3 आग्रह कर रहा हूँ। पहला कि आपको सबसे पहले 1 मार्च को मैंने लाइव आकर के पार्टी का घोषणा पत्र बताया था। सबसे पहले आपको वो घोषणा पत्र समझना होगा, क्योंकि आपके अगर वो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी भावनाओं के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार अगर वो अच्छा है, तभी आप पार्टी के साथ मिलकर के चल सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको महाराणा प्रताप जी की हिस्ट्री एक बार पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। वो कारण क्या है उसका। महाराणा प्रताप जी महान हैं, मेरे कहने से क्या, वो तो हैं ही। इसके अलावा एक बात और है कि राजा होकर के जो अपने स्वाभिमान के लिए दर दर की ठोकर खा सकता है, हर इम्तिहान में पास हो सकता है, आज का जो दौर है वो वैसा ही दौर है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध हुआ था वो विदेशी हमलावर दुश्मनों से हुआ था। गद्दार भी थे, हालांकि उस समय गद्दारी भी खूब हुई है। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही कलंकित है। अगर महाराणा प्रताप जी हमारे इस राजस्थान के राजपूताना के इतिहास में अगर नहीं होते ना, तो मैं दावे से कहता हूं कि राजपूत बिरादरी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं होती वो, क्योंकि वो दौर ऐसा था। हमारे राजपूतों में जो शौर्य जिन्होंने प्राप्त किया, जो योद्धा थे, वो फिंगर टिप्स पे उनके नाम गिन सकते हैं, फिंगर टिप्स पे, जबकि पूरा राजपूताना भरा हुआ था। और महाराणा प्रताप जी की स्थिति पे आते आते तो राजपूताना का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया था।
वही कमोबेश स्थिति आज है। आज जो लड़ाई है वो दुश्मन नहीं है कोई, दुश्मन है तो कोई परोक्ष है, पर्दे के पीछे है, सामने है तो सिर्फ गद्दार है। स्थितियां बदली नहीं है, वही स्थितियां हैं सब। तो इस बात को समझने के लिए, इन युद्ध की नीतियों को समझने के लिए, वो युद्ध था, ये लोकतांत्रिक युद्ध है, तो महाराणा प्रताप जी को समझना बहुत जरूरी है, उनके संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मैंने जो अभी करीब 6-7 दिन पहले एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के विषय में 3-4 पोस्ट डाली थी, वीडियो थे, और उनके ऊपर एडिटोरियल न्यूज़ टाइप से थी, तो उनको जो है आप ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको ये पता लगे कि राजनीति किस तरह से होती है, सच्ची और अच्छी राजनीति किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या चेतावनियाँ, किस तरह से मुसीबतें आती हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है। एक राजनीतिक चरित्र जो उत्कृष्ट श्रेणी का है वो आपका होना ज़रूरी है। तो वो आपको जो है, इन चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि देखिए जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है, पैसा कमाने के लिए, लूट खसूट के लिए, धौंस दिखाने के लिए, अगर जो राजनीति का ये ट्रेंड है, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो कम से कम हमारी पार्टी में तो ऐसा आदमी नहीं आ सकता। आएगा तो हम भगा देंगे उसको, जितनी जल्दी आएगा उससे ज़्यादा जल्दी हम भगा देंगे उसको, रखेंगे नहीं अपने पास। लोभी, लालची, स्वार्थी, डेली ड्रिंकर, कैरेक्टरलेस, ऐसे लोग इस पार्टी में, उनकी कोई जगह नहीं है। सच्चे और अच्छे लोग ही इस पार्टी में रह सकते हैं। तो जो मैंने राष्ट्रीय परिषद के लिए बात की है 5 लोगों की, तो वो इन बातों का सबका ध्यान रखें। अगर वो इन पर खरे उतरते हैं, इन बातों के ऊपर, तब ही हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, वरना न करें। इसके लिए संपर्क करने के लिए मेरा एक नंबर है जो मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, और आपको इसमें मैं पोस्ट के साथ में टाइटल में लगा भी दूंगा उस नंबर को। व्हाट्सएप नंबर है 9928422481। ये व्हाट्सएप नंबर है 9928422481। दूसरा है 7791091434। 7791091434 ये व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों। और एक कॉलिंग के लिए नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 97833 और 82481। 82481 ये कॉलिंग के लिए नंबर है। बाकी फेसबुक मैसेंजर है, आप जुड़े हुए हैं अगर फेसबुक से, तो इन तरह से आप इस विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। क्या आगे क्या होगा, किस तरह से क्या करना है, वो मैसेज से ही, बातचीत से ही बताया जाएगा। तो मैं आज अपने इस लाइव वीडियो को आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आपने इसको देखा, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।